गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। वेलकम स्टूडेंट्स। आप इस डायग्राम में जो देख रहे हैं उसमें एक लोहे की रॉड है, छड़ है, जिसको ज़मीन में गड़ाया गया है और ऊपर की तरफ एक क्लैंप है जहाँ पे एक वायर, खंबे से एक वायर आया है और वो वायर कनेक्टेड है और क्लैंप से उसको उसमें टाइट कर दिया गया है। और इस चीज़ को, ये जो इलेक्ट्रोड है या ये जो छड़ है, इसको हम कहते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? अर्थ इलेक्ट्रोड। तो अर्थ इलेक्ट्रोड को देख लिया आपने किस तरीके का होता है। आयरन का बना होता है, इसमें एक क्लैंप होता है, इस तरीके से क्लैंप टाइट होता है और उस क्लैंप में ग्राउंड वायर आकर के कनेक्ट होता है। ये घर की अर्थिंग होती है। क्लियर है? घर की जो अर्थिंग होती है उस इस तरीके से उसमें कनेक्ट करके ज़मीन में गड़ाया जाता है। तो ज़मीन में जो ब्यूरिड किया जाता है, गड़ाया जाता है जिस छड़ को, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर है? इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट है इसके, ध्यान से देखिए। ये ग्राउंड वायर है, ग्राउंड कंडक्टर आ गया, ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड है और बीच में कनेक्शन बनाने के लिए ग्राउंड कंडक्टर और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए क्लैंप होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अर्थ रेजिस्टेंस के मेज़रमेंट का जो एक मेथड है, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, उसको देखने वाले हैं और साथ में ग्राउंडिंग और अर्थिंग को अच्छे से समझने वाले हैं। साथ में क्यों ज़रूरी होता है ग्राउंडिंग, क्यों ज़रूरी होती है अर्थिंग और उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, इन सब बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अच्छे कंसेप्चुअल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि 3 फेज़ पावर सप्लाई है, ठीक है, वो आ रही है किसमें? ट्रांसफार्मर में। तो आपको पता होगा ट्रांसफार्मर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे घर के बाहर लगे होते हैं, उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा वाइंडिंग होती है, जो कि सप्लाई से कनेक्टेड होती है, मतलब कि सब स्टेशन से आती है। उसका जो सेकेंडरी होता है वो स्टार कनेक्टेड होता है और स्टार कनेक्टेड होने की वजह से उसमें एक न्यूट्रल बनता है। ठीक है, वो न्यूट्रल और 3 क्या होते हैं? फेज़ वायर। तो रेड कलर से फेज़ वायर को दिखाया गया है और ब्लू कलर से न्यूट्रल वायर को दिखाया गया है। जब हमारे घरों में सप्लाई आती है तो वो तो 2 टाइप की होती है, एक सिंगल फेज़ होती है और एक 3 फेज़ सप्लाई होती है। लेकिन जो अप्लायंस को मिलती है, इक्विपमेंट को, उसमें एक सिंगल फेज़ होता है और एक न्यूट्रल होता है, और ये वही न्यूट्रल होता है जो ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल आया होता है। तो जब हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को, है ना, अर्थ इलेक्ट्रोड की मदद से क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्राउंडिंग कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? उस न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया, उसको ग्राउंडिंग कहते हैं। और इक्विपमेंट के जो फ्रेम है, आउटर स्ट्रक्चर है, जिसमें कभी नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एक ग्राउंड वायर से जोड़ करके अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उससे कनेक्ट होता है ये अप्लायंस का जो फ्रेम होता है, उसका जो आयरन स्ट्रक्चर होता है वो कनेक्टेड होता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं अर्थिंग। ये क्या होती है आपकी? अर्थिंग। और ट्रांसफार्मर में जो करते हैं वो होती है ग्राउंडिंग। किसकी ग्राउंडिंग कर देते हैं? न्यूट्रल की। यहाँ तक क्लियर होगा। अभी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, ठीक है, ये अप्लायंस से होकर के ग्राउंड से कोई भी फ्लो, करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल चलता रहता है। करंट यहाँ से इनकमिंग होता है और न्यूट्रल के थ्रू आउटगोइंग हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में। लेकिन जब फॉल्ट हो जाए, फॉल्ट के कंडीशन में देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा है? फ्रेम में करंट जा रहा है, फेस से करंट आ रहा है और फ्रेम में करंट जा रहा है। फ्रेम में करंट जाने के कारण जो हमारा ग्राउंड वायर है वो कनेक्टेड है, इसलिए जो पूरा पोटेंशियल है, वोल्टेज है, और जो चीज़ें इसके साथ लगी है ना, ये इक्विपमेंट का जो फ्रेम है पूरा, वहाँ से जो पूरा करंट है, लीकेज करंट और जो पोटेंशियल है, वो पूरा ग्राउंड पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो वायर लगी होती है वो ग्राउंड वायर क्या करती है कि जो पोटेंशियल होता है उसको पूरा ग्राउंड कर देती है, जिसकी वजह से अगर कोई पर्सन इसको छूता है, इस इक्विपमेंट को, तो उसको शॉक नहीं लगता, वो बच जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है।
इसमें और अच्छे क्लियर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल ग्राउंडिंग है। यहाँ से ट्रांसफार्मर की फेजेस गई हैं, जिसमें एक फेज़ है हॉट मतलब फेज़ को बता रहे हैं, और न्यूट्रल जो कि ग्राउंडेड है यहाँ पे। अब क्या होता है, इसमें फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। इसके पैनल है, मान लो इस पैनल में कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से आउटर सरफेस में करंट फ्लो हो रहा है, और इस करंट फ्लो होने की वजह से जब कोई ऑपरेटिंग पर्सनल इस फ्रेम को छूता है तो इस फ्रेम को छूते ही जो फॉल्ट करंट है ना, वो इसके थ्रू फ्लो हो जाता है, क्योंकि उसको कोई दूसरा पाथ नहीं मिलता। तो इस जो बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को शॉक लगता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह पे अच्छी कोई ग्राउंडिंग हो, जैसा कि हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है, इस तरीके से अगर कोई ग्राउंडिंग होती है तो जो भी फॉल्ट होने के कारण जो पोटेंशियल इस सरफेस पर होता है, पैनल की सरफेस पे, वो डायरेक्टली ग्राउंड वायर से होके चला जाता है, क्योंकि बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी इज़ वेरी हाई देन रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड। क्लियर है? अर्थ इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस होता है या अर्थ रेजिस्टेंस होता है, उससे कहीं ज़्यादा बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। बॉडी का रेजिस्टेंस किलो ओम्स में होता है। क्लियर है? अगर वेट है बॉडी तो भी 1000 ओम का रेजिस्टेंस होता है, और ड्राइड बॉडी में 3000 से लेके 5000 ओम तक का रेजिस्टेंस होता है। तो हमको पता है कि करंट क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ में फ्लो होता है। इसकी वजह से जब फॉल्ट होता है और ये ग्राउंड वायर अगर कनेक्टेड है तो इस तरीके से फ्लो हो जाता है करंट, और अर्थ में अंदर ही अंदर ये ट्रांसफार्मर ग्राउंड से होकर के एक लूप बना लेता है। तो इस तरीके से ये समझ में आया आपको। एक और अच्छा एग्जांपल ले लिया हमने। इस एग्जांपल में जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच कर देता है जिसमें कि अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग नहीं होने की वजह से अगर उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फॉल्ट है, अगर वो फॉल्टी कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में जो करंट है वो पूरा ह्यूमन बॉडी से होकर के फ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जिससे ह्यूमन बॉडी को शॉक लगेगा। इसी के ऑपोजिट अगर ये ग्राउंडिंग है, प्रॉपर ग्राउंडिंग दिख रही है, तो जो फॉल्ट करंट है वो यहाँ से होकर के ग्राउंड में आ जाएगा, इस तरीके से न्यूट्रल वायर में चला जाएगा, और ह्यूमन बॉडी हमारा सेफ हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हमारा सेफ हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ज़रूरी है। नेसेसिटी ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड क्यों ज़रूरी है आपको समझ आ ही गया होगा, फिर भी मैं आपको कुछ नोट्स दे देता हूँ। टू प्रोटेक्ट ऑपरेटर एंड सिस्टम इंस्टॉलेशन। सिस्टम के इंस्टॉलेशंस के लिए, जैसे सर्किट ब्रेकर, सब स्टेशन में बहुत सारे यूज़ होते हैं, सर्किट ब्रेकर, रिलेज, और भी डिफरेंट इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, टैंक है। ठीक है, आपको यहाँ मिल जाएगा। केसिंग ऑफ मशीन्स है बहुत सारी, शीथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल, टैंक्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो पर्सनल वहाँ होते हैं जो ऑपरेट करते हैं उसको, या घरों में जैसे हम ऑपरेट करते हैं, तो हमको भी शॉक लग सकता है कभी भी। जैसे कूलर्स होते हैं गर्मियों के दिनों में, तो कूलर में भी करंट आ जाता है, प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं होने की वजह से, प्रॉपर अर्थिंग ना होने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि जो आउटर पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ इलेक्ट्रोड जो शुरू में हमने इमेज दिखाई थी, उससे अगर इन मशीन्स के आउटर पार्ट्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो होता क्या है कि ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है और जो ग्राउंड वायर होता है, अर्थिंग के लिए जो यूज़ होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और कम होने के कारण वो लार्ज लीकेज करंट को फ्लो कराते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाता। दूसरा जो ज़रूरत है इसका, वो ये है कि जब ओवर वोल्टेज आते हैं सिस्टम में, या लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है, मतलब बिजली गिरती है, तो सिस्टम के जो पार्ट डेड होते हैं उन पर भी, है ना, जिनमें सामान्य मतलब नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी, ठीक है, पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो जो पार्ट हैं अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ अर्थ से कनेक्टेड होंगे, तो उन पर जो हाई पोटेंशियल आता है वो अब नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो ये दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। 3 फेज सर्किट में भी ये इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे मैंने ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लिया था, उसके सेकेंडरी में क्या होती है, 4 वायर होते हैं, 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो उस न्यूट्रल को, सिस्टम के न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है
जिसके कारण जो सप्लाई होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, स्टेबलाइज हो जाती है मतलब जो पोटेंशियल है, ठीक है, जो फेज़ और न्यूट्रल के बीच होता है वो अब फेज़ और अर्थ के बीच स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है फेज़ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो एग्जैक्टली न्यूट्रल के बराबर हो जाता है, इससे स्टेबल हो जाता है ये। अब रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ है ना, अर्थ के रेजिस्टेंस को मेज़र करने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, अर्थ के रेजिस्टेंस को मेज़र करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो इसकी ज़रूरत ये है क्योंकि देखो कम तो होना चाहिए, ये बात तय है, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी वो लार्ज लीकेज करंट को फ्लो कर पाएगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे मतलब एनवायरनमेंट में सीजनल चेंजेस होते हैं, कभी बारिश हो गई, कभी ठंड पड़ गई, कभी गर्मी ज़्यादा हो गई। इस तरह के चेंजेस आने की वजह से जो सॉइल होता है आसपास का, जो इलेक्ट्रोड के आसपास का जो सॉइल होता है, उस सॉइल में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये सॉइल में चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है, अर्थ का रेजिस्टेंस, वो वेरी होने लगता है, ये वेरी होने लगता है। इसकी वजह से जो प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं हम ऑपरेटिंग पर्सनल को और सिस्टम इंस्टॉलेशंस को, उसमें दिक्कत आती है। क्लियर है? इसलिए ज़रूरत होती है मेज़रमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ की। ठीक है, अगला जो हमारा ये सब टॉपिक है वो ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्थ रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से अर्थ रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में। इसका आंसर है कि जो इलेक्ट्रोड का शेप है, शेप ऑफ इलेक्ट्रोड, और जिस मटेरियल से इलेक्ट्रोड को बनाया गया है। ठीक है, शेप ऑफ इलेक्ट्रोड कहने का मतलब है कि R प्रोपोर्शनल टू रो L बाई A। तो जिस मटेरियल से इलेक्ट्रोड को बनाया गया है उस पर भी निर्भर करेगा, और जो शेप है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका लेंथ है, उस पर भी उस इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। साथ में उस इलेक्ट्रोड को जहाँ पे हम गड़ाते हैं, ज़मीन में ब्यूरी करते हैं, उसकी गहराई कितनी है ना, डेप्थ ऑफ सॉइल कितनी है, कितना गहरे में गड़ाया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होगा। इलेक्ट्रोड के आसपास के जो सॉइल है, ठीक है, आसपास के सॉइल हैं और आसपास दूसरे इलेक्ट्रोड भी अवेलेबल होते हैं, तो उनके होने से, ठीक है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उनके आसपास जो इलेक्ट्रोड हैं उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि रेजिस्टिविटी, और सॉइल जो है उसकी रेजिस्टिविटी, उस पर भी निर्भर करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका जो अर्थ रेजिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस और अर्थ रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें, बता दूं। अर्थ रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, तो वो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताए हैं, इन पर इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि अगर शेप ऑफ इलेक्ट्रोड को चेंज कर दें, ठीक है, किस टाइप के शेप में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, किस टाइप के शेप में बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, और कौन से मटेरियल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। फिर सेकंड है डेप्थ ऑफ सॉइल की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो ये भी आप सर्च करके आप कमेंट में दीजिए, तो इससे आपका इन्वॉल्वमेंट पता चलेगा इस टॉपिक के प्रति, है ना, और आने वाले क्वेश्चन में आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। फिर इस तरह से आप कमेंट कर दीजिए आंसर। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, अर्थ रेजिस्टेंस में कई लोगों को डाउट होता है, तो अर्थ रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअल में, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, इस डायग्राम में ये है अपना ग्राउंडिंग वायर, और ग्राउंडिंग वायर किससे कनेक्ट हुआ, अर्थ इलेक्ट्रोड से, तो यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड आ गया। अब ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड है, यहाँ से लेकर के इस न्यूट्रल वायर, मतलब ट्रांसफार्मर में जो न्यूट्रल वायर होगा, जो ग्राउंड होगा, ग्राउंडिंग है, तो इस ग्राउंडिंग और आपके जो हाउस की अर्थिंग है, इसके बीच में हमारा ग्राउंड करंट फ्लो होता है, या अर्थ करंट या फॉल्ट करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस करंट के पाथ में, ठीक है, इस करंट के पाथ में आने वाले जो रेजिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस बोलते हैं।
तो ये अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के शेप पर, उस किस मटेरियल से बना है उस पर। दूसरा कि कितने गहराई तक गड़ा हुआ है, मतलब इसकी जो गहराई है अर्थ सरफेस से उस पर डिपेंड करता है। तीसरा जो कंडीशन है कि इसके आसपास जैसे ये इलेक्ट्रोड है इसकी रजिस्टिविटी पर निर्भर करेगा। इसके आसपास जो सॉइल है उसके नेचर पर, उसकी रजिस्टिविटी पर निर्भर करता है। तो आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पर जो सॉइल है आसपास, ठीक है, तो उसमें अगर चेंज आ गया, उसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो अर्थ रेजिस्टेंस कितना होगा, घट जाती है तो कितना होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो बनाए जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद दिमाग में सोचिए और उसके जो आंसर हैं वो कमेंट करिए। कमेंट में बताने से क्या होगा कि इस वीडियो को जब कोई दूसरा देखेगा तो उसको पता चलेगा रिलेटिव चीज़ें कि इस तरीके से इसमें पढ़ाया गया और इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? तो कमेंट ज़रूर करिए। आगे जो हमारा टॉपिक आ गया है ये है मेथड्स ऑफ मेजरिंग अर्थ पोटेंशियल। अर्थ का जो पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये एक्चुअल में पोटेंशियल नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो मेथड ऑफ मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस, हम यहाँ पर मेथड को डिस्कस करेंगे जिससे अर्थ का रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो हमारे पास मेनली दो मेथड हैं। फर्स्ट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड और सेकंड है अर्थ टेस्टर। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, क्योंकि अर्थ टेस्टर का मैं डिटेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगा। उसमें मैंने पूरा एक्चुअल में जो अर्थ टेस्टर होता है उसको दिखाया है, उसके अंदर की जो कॉइल्स होते हैं, उसकी सर्किटरी होती है, वो सब मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड की। इस मेथड को 3 पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं। ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है और ये ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है और ये भी एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है। तो 2 ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और एक अर्थ इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। तो 3 हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, इसलिए इसमें 3 पॉइंट होते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 3 पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस। इसका कनेक्शन थोड़ा हम समझ लेते हैं। कनेक्शन में क्या किया है कि एक बैटरी लिया हुआ है और उसके साथ एक एमीटर कनेक्ट किया है और उसको ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। साथ में इसका एक जो दूसरा एंड है उसको अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। अब क्या करता है कि बैटरी से सप्लाई देता है, तो सप्लाई देता है तो क्या होता है कि करंट फ्लो होने लगता है, अर्थ इलेक्ट्रोड में जाता है और अर्थ के थ्रू ये जो करंट है वो करंट कहाँ आता है, बी में, इलेक्ट्रोड बी में आता है और बी से फिर ये पाथ ऐसा कंप्लीट होता है और एमीटर को करंट मिलता है। तो एमीटर उसको मेजर करता है कितना करंट है, आई निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर? अब ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड है इससे जो एक और बीच में ई और बी के बीच में एक और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड गड़ाया गया है। तो जो वोल्टेज है अर्थ इलेक्ट्रोड ई और ए के बीच में उसको वोल्ट मीटर से यहाँ पे मेज़र किया जा रहा है। तो हमको 2 रीडिंग मिलेगी यहाँ पे, एक वोल्ट मीटर में वोल्टेज की रीडिंग मिलेगी और एमीटर में करंट की रीडिंग मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक है, V डिवाइडेड बाई I, तो हमको अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो VEA डिवाइड बाई I ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये ग्राफ के बारे में बता दूँ, बहुत सही बना हुआ है ये। देखिए जब करंट ना इसमें आता है ई में, ठीक है, तो देखो ई में करंट क्या आ रहा है, इनकमिंग हो रही है, ठीक है। तो जो करंट की डेंसिटी है वो देखो ई में और बी में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है डाइवर्जिंग करंट है और यहाँ पे कन्वर्जिंग है। तो जो ई पोटेंशियल है यहाँ पर देखो डेंसिटी जो है, करंट की डेंसिटी आई बाई ए, जे इज इक्वल टू होता है आई बाई ए, ठीक है। पर यूनिट एरिया में जो करंट की डेंसिटी है अर्थ इलेक्ट्रोड के पास और इलेक्ट्रोड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड बी के पास, तो ये बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है? ये क्या होती है, आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि
वहाँ पर जो ज़्यादा हो रहे हैं रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जो करंट की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, बी पोटेंशियल पर भी कम होती है। लेकिन जब हम ई पोटेंशियल से डिस्टेंस वाइज हम जाते जाते हैं बी की तरफ, तो ये रेजिस्टेंस है वो बढ़ने लगता है और बी पॉइंट पे पहुंचता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या है, डाइवर्जिंग करंट से, आउटवर्ड्स है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसका जो मैंने ग्राफ आपको दिया है वो ये है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ग्राफ दिया हुआ है आपको। जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से ई से डी तक एक पॉइंट ले लिया, डी तक बढ़ रहे हैं। एक मिनट, पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमने एक डायग्राम लिया हुआ है, वैसा ही फॉलो पोटेंशियल मेथड जैसा, ये इसमें पॉइंट दिया हुआ है ई डी, ए मतलब ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, सी और बी भी एक इलेक्ट्रोड है। अब हुआ क्या कि जो पोटेंशियल था ई से लेके डी तक, वो इंक्रीज़ हो रहा है, और डी से लेके सी तक कांस्टेंट बना हुआ है, और सी से लेके बी तक इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर है? तो ये है अपना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के साथ जो रेजिस्टेंस है वो ई से लेके डी तक बढ़ता है, डी से सी तक कांस्टेंट रहता है, और सी से बी तक और इंक्रीज़ होता है। तो जो एग्जैक्ट हम लोग जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस की, अर्थ रेजिस्टेंस की, वो होती है आर ई इज इक्वल टू, ठीक है, आर ई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। और ये जो वी वोल्टेज होता है ये होता है इलेक्ट्रोड ई और ए के बीच का वोल्टेज। और इसकी जो वैल्यू रखी जाती है, ये जो फ्लैट पोर्शन में जो वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की, इतना ही रखा जाता है, इसी को करेक्ट माना जाता है। तो हमने देखा कि फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड में हमने कनेक्शन इस तरीके से किया। उसके बाद हमने करंट की रीडिंग ले ली और वोल्ट मीटर की रीडिंग ले ली, और उसको हमने डिवाइड कर दिया V बाई आई से। तो इससे हमको जो रेजिस्टेंस मिला उसी को हम क्या कह रहे हैं, अर्थ रेजिस्टेंस। और अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फ्लैट पोर्शन में जो वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की, जो कि कांस्टेंट है डी से सी तक, उसी को हम करेक्ट मानते हैं, वैसा ही होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है टॉपिक, ठीक है, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। आने वाले वीडियो में हम एक और टॉपिक है अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर का यूज़ करके भी अर्थ रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अपने कमेंट दीजिए इस वीडियो के बारे में, और आपको जो कमेंट में पूछा गया उस पर ज़रूर सोचिए, उस पर आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन संभावित हैं, बन सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।